गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। गैस, इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे प्योरली केवल डीवी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि टायर 2 का रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है। कुछ ही समय में आपकी जो वेबसाइट है आयोग की और उसके बाद आपकी रीजनल वेबसाइट से उसके ऊपर आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे डीवी के लिए। काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स थे कि डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो प्योरली हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आप अपने डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे। इस टेंशन में बिल्कुल मत रहिएगा कि आप बिल्कुल लास्ट बॉर्डर लाइन में हैं, क्या आपको डीवी के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। मैं सजेस्ट करूंगा आपको, जितने भी अप्रोक्सीमेटली 20,000 कैंडिडेट का नाम आपकी लिस्ट में आया हुआ है, सारे के सारे लोगों को अपना डीवी प्रिपेयर करना चाहिए। इस आप धोखे में मत रहिए कि शायद मैं लास्ट में कर लूँगा या मुझे टाइम मिल जाएगा। तो प्लीज़ जो भी काम करना है वो आप अर्ली एज सुन एज़ पॉसिबल कर लीजिए। तो हम देखते हैं कि SC ST OBC एक्सर्विसमैन, मतलब बेसिक चीज़ों के अलावा ऐसे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो नेसेसरी रहेंगे। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपकी सेंट्रल रीजन के कैंडिडेट से आपकी वहाँ जाके स्पेशली मैंने उन चीज़ों को एक्वायर किया हुआ है, तो मैं आपको ही शेयर करूँगा इन चीज़ों में कि क्या क्या चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कि कई सारे डाउट्स लोगों में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले जो हम इसको 3 फेज़ में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, फिर उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स लगेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे फर्दर। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि आपके टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स में जो फर्स्ट आपका है मैट्रिकुलेशन, जो सबसे है, क्योंकि जो MTS है, MTS का जो बेस है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी MTS में मांगी है वो आपकी मैट्रिकुलेशन, या जिसको 10th बोलते हैं या जिसको हाई स्कूल, हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग है। किसी में हाई स्कूल बोलते हैं, किसी में इसको 10th क्लास बोलते हैं। तो जो मैट्रिकुलेशन कहीं बोलते हैं, मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल या वाटेवर जो भी है, वो 10th क्लास या उसके इक्विवेलेंट, इसी मैंने यहाँ लिख दिया कि इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको ले जाना है। वो एक्चुअल में आपका DOB के लिए होता है, ठीक है। एक्चुअल में उससे आप डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करते हैं, ठीक है। उससे आयोग वेबसाइट, आयोग आपकी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको वेरीफाई करता है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, कई लोग ये बोलते हैं कि जैसे हायर एजुकेशन भी कई लोगों के पास में होती है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कई लोग 10+2 होंगे, कई लोग ग्रेजुएट होंगे, उन्होंने भी फॉर्म भरा होगा। ये विडम्बना है हमारी देश की, लेकिन ये फैक्ट है कि कई ऐसे हो सकता है कि बीटेक वाले भी आपको मिले, कई बार एमटेक वाले भी मिल जाते हैं जो फॉर्म भरते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी 10th है, तो उसकी मैंडेटरी आपके पास होनी चाहिए। और जो ये मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ ये आपकी ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। इसकी फ़ोटोकॉपी आपकी नहीं चलेगी। क्या केवल फ़ोटोकॉपी, मतलब फ़ोटोकॉपी ज़रूरत है, लेकिन अगर केवल आप फ़ोटोकॉपी लेके पहुंच जाए वो नहीं है, आपको ओरिजिनल चाहिए। और हाई स्कूल की मार्कशीट और सनद, जिसको जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यूपी में क्या बोलते हैं उसको सनद बोलते हैं, कहीं पर उसको सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो आपका सेपरेट होता है। हाँ, फिर एक डाउट क्रिएट हो जाएगा लोगों में, कई लोग बोलते हैं मेरे पास ओनली एक ही है, ठीक है, मेरे पास केवल हाई स्कूल का मार्कशीट ही है। तो देखिए 2008 या 10 के बाद में क्या किया है कि तकरीबन मोस्ट ऑफ स्टेट बोर्ड्स ने जो 10th और 12th किए हैं उनके साथ में सर्टिफिकेट, जैसे CBSE में आपने देखा होगा कंबाइंड वो इशू करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा है, आप पता कर लीजिएगा, अगर आपका सर्टिफिकेट है उसमें मार्कशीट प्लस आपका सर्टिफिकेट कंबाइंड है तो वो एक ही चलेगा। और 2010 के बाद में अमूमन करीबन मोस्ट ऑफ स्टेट ने इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है। तो ये डाउट में मत रहिएगा कि मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ कि आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए और आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, तो अलग अलग है, ठीक है। जिनके पास अलग है वो अलग ले जाएं, जिनके पास उसी में कंबाइंड है तो उसमें कंबाइंड कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसा परेशानी वाली बात नहीं। तो इन चीज़ों में डाउट मत रखिएगा। फर्दर अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है, यहाँ किसी स्टेट की प्रॉपर बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर हायर आपके पास में है तो आप ले ज़रूर जाएं, अंडरस्टूड। ये मत करिएगा कि मैंने मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बता दिया, आप नहीं लिया। जो भी व्हाटएवर आपने फॉर्म में फिल की है, ठीक है, फॉर्म भरते समय आपको पता होगा कि आपने क्या क्या फिल किया है, तो जो भी क्वालिफिकेशन आपने फिल की उसके डॉक्यूमेंट्स ले जाइए। लेकिन मैंडेटरी वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको ले जाइएगा, ये मैं सजेस्ट आपसे करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5, वैसे 4 मांगेंगे तो 5 आप अपनी 5 या 6 कलर पासपोर्ट जो फ़ोटोग्राफ हैं, और कोशिश कीजिएगा जिस समय नोटिफिकेशन के टाइम में आपने फॉर्म भरा था उस समय जो फ़ोटो आपने लगाई थी, कोशिश कीजिएगा कि अगर वही मिल जाए, या उससे अगर वो नहीं मिल पाती तो उससे मिलती जुलती जो चेहरा है उससे। तकरीबन कई बार लोग होते हैं कुछ शेविंग में खिंचा लेते हैं कुछ इस टाइप से ना, तो ऐसा कोशिश करिएगा कि मैच हो, ठीक है। बाद में वहाँ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, क्योंकि बहुत मेहनत करके आप टायर 1 और टायर 2
क्रॉस करके जाते हैं, बाद में फिर अगर आपके सामने इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उससे बेटर है कि वही फ़ोटो रख लीजिए। मान लीजिए नहीं होता है, मैं फिर बता दे रहा हूँ, फिर डाउट क्रिएट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जिसका सिलेक्शन होता है, जो जाएगा उसके मन में होता है, इसमें आपकी गलती नहीं है। मैं होता तो शायद मेरे मन में भी होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है आपके साथ में तो फिर आप उससे मिलती जुलती या उससे मैच करती फ़ोटो आप ले जा सकते हैं, ठीक है। वैलिड ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपका ओरिजिनल होगा। उसके लिए आप या तो पैन आप ले जा सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, अपना आधार ले जा सकते हैं, अपना पासपोर्ट ले जा सकते हैं, अपना राशन कार्ड ले जा सकते हैं, लेकिन वो आपको ओरिजिनल चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे। अब हम आते हैं सर्टिफिकेट में। ओबीसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर। इफ़ यू आर ए क्रीमी लेयर तो डेफिनेटली आपको केवल एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में आप समझ लीजिए क्या क्या डिफरेंस होता है। 8 लाख से प्लस अगर आपकी इनकम है तो ठीक है, तो वो आप किस में आ जाओगे, आप उसके अंदर एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, सॉरी आप क्रीमी लेयर के अंदर आप आ जाओगे। अगर आपकी 8 लाख से नीचे तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आ जाओगे। तो नॉन क्रीमी लेयर होता है, उसको ओबीसी का कोटा एप्लीकेबल होता है, ठीक है, उस व्यक्ति को ओबीसी का कोटा एप्लीकेबल होता है। लेकिन जो क्रीमी लेयर के अंदर है उसको कोटा एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको केवल और केवल एज की रिलैक्सेशन मिलेगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर है, क्योंकि आपकी जैसे पता है कि आपकी जो लास्ट डेट थी जो भी आपकी नोटिफिकेशन की, तो 29 मई 2019, तो उसके पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि 29 मई से लेकर, अब क्योंकि पैंडेमिक की वजह से 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका, अब क्या होगा, तो जो आपका 1 साल की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है एनसीएल सर्टिफिकेट की, नॉन क्रीमी लेयर की, तो आप क्या करेंगे, दूसरा सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, रेफरेंस दे देंगे पीछे वाले सर्टिफिकेट का, दोनों सर्टिफिकेट साथ में लेके आप जाएंगे, जिससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसा नहीं करिएगा कि आप जस्ट अभी 2 महीने पहले का एनसीएल सर्टिफिकेट आप बना लीजिएगा। या एक डाउट और होगा लोगों के दिमाग में, जैसे मान लीजिए 29 मई 2019 नोटिफिकेशन की डेट थी। कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों की इनकम अभी तक वो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर थी, फिर उसके बाद में अगले सेक्शन में वो क्रीमी लेयर, मान लीजिए इस साल 2020 के अंदर वो सितंबर या अक्टूबर से क्रीमी लेयर में आ गए, उनकी इनकम 8 लाख से ऊपर हो चुकी, तो क्या होगा फिर उसमें, इन द सेंस क्या उनको रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा? येस, एब्सोल्युटली येस, उनको एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि जिस समय उन्होंने नोटिफिकेशन या फॉर्म डाला था, नोटिफिकेशन की लास्ट डेट से पहले पहले जो आपका स्टेटस था वो एप्लीकेबल होगा। अगर उस समय आप क्रीमी लेयर में थे तो आप क्रीमी लेयर में माने जाओगे, उस समय अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में थे तो आप नॉन क्रीमी लेयर में माने जाओगे। शायद अब आपका डाउट इस चीज़ में बहुत अच्छी तरीके क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स हाजिर है आपके लिए। चलिए अगला हम देखते हैं, नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय ओबीसी कैंडिडेट। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर है तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों का अलग से डिक्लेरेशन। और एक चीज़ और है, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए आप किस स्टेट से हो मुझे नहीं पता है, ठीक है, हर स्टेट के अपने अलग अलग रूल्स होते हैं। सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप जाओगे, अप्रोच कहाँ करोगे, बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, मैं अप्रोच कहाँ करूँ, किससे बनवाऊँ। तो देखिए, जैसे कहीं की जगह पे आपका डीएम ऑथराइज होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो ऑथराइज होता है, कहीं पर आपका डीसी डेप्यूटी कलेक्टर आपका वो ऑथराइज होता है, कहीं पर आपका तहसीलदार ऑथराइज होता है, कहीं आपका गजटेड अफसर ऑथराइज होता है। सबकी अपनी अलग अलग है। तो आप एक काम करिए, या तो अपने डीएम ऑफिस या भी अपने डीसी ऑफिस या फिर अपना जो नोटरी होता है ना, जहाँ पर आपका कचहरी का काम होता है, वहाँ जाके इंक्वायरी करिए। डेफिनेटली दे विल गाइड यू कि कैसे होता है। लेकिन जो भी सर्टिफिकेट आप बनवाएं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनवाइएगा, स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट में नहीं। लेट कंसिडर कर इंसिस्टेंस कई बार होता है कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, तो आप लैंग्वेज को प्रॉपर चेक कर लीजिएगा। लैंग्वेज जैसी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट की वैसी लैंग्वेज है तो डेफिनेटली चल जाएगा। लेकिन अगर वैसी नहीं है, लैंग्वेज को आपने तोड़ मरोड़ दिया है काफ़ी ज़्यादा, फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए जो सर्टिफिकेट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होगा वो वहाँ जाएंगे आप वकील के पास में, वो बेहतर तरीके से आपको बता देगा, समझा देगा। और किस में दिक्कत होती है आपको, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनमें समस्या होती है। जनरल वालों को इससे कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए उनके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला है, जैसे अभी नया ऐड हुआ है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर आप बिलोंग करते हो तो सर्टिफिकेट को आप बनवा लीजिएगा डेफिनेटली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एससी और एसटी सर्टिफिकेट। तो इनमें क्रीमी लेयर का कोई सीन होता नहीं, इनको एज का रिलैक्सेशन मिलता है, साथ ही साथ कोटा मिलता है, तो वो सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। ये इस सर्टिफिकेट में आपको 1 ईयर की फाउंडेशन नहीं होती। अगर आपके पास 2 साल 3 साल का सर्टिफिकेट है पुराना है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 1 साल के अंडर का होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको ये चल जाएगा। लेकिन ये केवल दिक्कत होती है ओबीसी में, क्रीमी लेयर वाले और नॉन क्रीमी लेयर वाले में, क्योंकि उनमें 1 साल की वैलिडिटी का टर्म होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्स सर्विसमैन के लिए आ जाते हैं, ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक सर्टिफिकेट ऑब्लिक बुक फॉर जो एक्स सर्विसमैन जो हमारे भाई हैं उनके लिए, वो आप लेके अपना जाएंगे। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर जो आपने पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है नोटिफिकेशन में आपको स्ट्रिक्टली दे रखा होगा, उसी फॉर्मेट पर बनवा लीजिए। गवर्नमेंट डॉक्टर से उसको साइन करवा लीजिए, उस फॉर्मेट में आप लेके जाइएगा।
बाद में, नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉयज़, अगर कोई एम्प्लॉय सर्विंग है उसको NOC अपने डिपार्टमेंट से लेके जानी चाहिए वहाँ पर, नहीं तो कई बार ऐसा हो जाएगा यहाँ आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, वहाँ अगर आपका जो PSU खासतौर से जो प्राइवेट होता है उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जो PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, फिर ना आप यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखते हैं NOC फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल, जो सर्विंग सेम यही सिचुएशन जो सर्विंग डिफेंस पर्सनल है उनके लिए, अगर वो सर्विंग थे उस टाइम पे रिटायर नहीं हुए तो वो NOC अपनी डेफिनेटली लेके जाएंगे कि जब मेरी ज्वाइनिंग होगी तो मेरे को भारतीय सेना या जो भी डिफेंस गवर्नमेंट है वो क्विट कर देगी, छोड़ देगी, ठीक है। फिर गजटेड नोटिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि यार मेरा नाम गलत है, मेरी मदर का नाम गलत है, मेरे फादर का नाम गलत है, मेरे डॉक्यूमेंट में ये गलत है, मेरे डॉक्यूमेंट में वो गलत है। जो भी ऐसी गलती होती उसके लिए आपको गजट नोटिफिकेशन या फिर एनी लीगल डॉक्यूमेंट जैसे कि एफिडेविट बनवा ले। मान लीजिए आपके मदर के नाम में दिक्कत है, ठीक है, या लेट कंसीडर आपने जब SSC का नोटिफिकेशन भर दिया उसके बाद में आपने नाम चेंज करवा लिया, आपका कुछ हो गया, जो लेडीज़ होती है उनका नाम चेंज हो जाता है, शादी के बाद सरनेम लग जाता है, तो ऐसे काम में आप क्या करोगे, अगर आपने खुद का प्रॉपर नाम चेंज करा है तो जो भी प्रॉपर प्रक्रिया आपकी स्टेट में अपनाई जाती है उस प्रॉपर प्रक्रिया की जो गजट नोटिफिकेशन होती है वो पूरा डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे। बात नंबर 2, अगर मदर का नाम, फादर का नाम या और कुछ ऐसी डिस्क्रिपेंसी है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा लेंगे, उस एफिडेविट को आप लेके डेफिनेटली वहाँ पर जाएंगे, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत आ जाएगी। आप बोलोगे मेरे फादर का नाम ये है, मैंने भरा हुआ लेकिन उस डॉक्यूमेंट में ऐसा गलत हो गया सर, तो अब मैं क्या करूँ, उसके लिए किसी भी ऐसी गलती के लिए XYZ जो भी गलती हो प्रॉपर एक एफिडेविट आप बनवा लीजिए। एफिडेविट की भाषा क्या रहेगी, कहाँ पर बनेगा, आप कंसर्न जो आपका कचहरी है वहाँ जाके वकील से आप संपर्क कीजिए, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर देगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले DV के अंदर एट ए टाइम ऑफ DV जो आपका DV है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना अलॉन्ग विद 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। जो भी आप मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स आपको डिस्कस किए हैं जो भी आपके पास होंगे सबकी एक प्रॉपर फोटो कॉपी करा लीजिएगा और सेट बना लीजिएगा। ऐसे आप 2 सेट करके ले जाइएगा, एक सेट को सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, दूसरे को रिमेन ऐसे रहने दीजिएगा। वहाँ पर फर्दर जो आपसे बोलें वह कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में फिर वहाँ भागोगा, आप यहाँ फोटोकॉपी करानी वहाँ करानी, इससे बेटर होगा पूरे सेट की आप यहीं पर खुद फोटोकॉपी करा के और सेट बना के ले जाइएगा। ओके एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल सर्टिफिकेट शुड बी इन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी ओनली, ठीक है। क्या होता है ना सा कि दिक्कत क्या हो जाती है, मान लीजिए लेट कंसीडर आप बंगाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आपका लोकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो बंगाल में हो जाएगा और आपका सर्टिफिकेट जो स्टेट लेवल का है या जो भी आपने बनवाया है लोकल वो आपका मोस्ट ऑफ क्या होता है ना लोकल लैंग्वेज में बनता है, तो बंगालीज में लेट कंसीडर बना। लेट कंसीडर में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कई बार ऐसा हो चुका है। अब आप उस स्टेट के लिए कहीं दूसरे रीजन से आपने भरा है, उत्तर प्रदेश या कहीं और सेंट्रल रीजन से लेट कंसीडर भरा आपने, वहाँ पर आप DV के लिए आते हैं, उनको बंगालीज नहीं पता है, फिर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में क्या करोगे, या तो इंग्लिश और हिंदी में प्रॉपर बने होते हैं, अगर नहीं बने होते हैं तो क्या होगा, उनका एक ट्रांसलेटेड वर्जन एक होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि सर्टिफिकेट में क्या लिखा है, एक वो ट्रांसलेटेड वर्जन होता है, ठीक है। उस चीज़ को आप सेल्फ अटेस्टेड करके और वेरीफाई करा के वो साथ में लेते चले जाइएगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। कई बार ऐसा हो जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद 1-2% केसेस में ऐसा भी होता है। जो प्रीवियसली बात हुई उनको मैं इंक्लूड करके इसमें बता रहा हूँ, तो ये बेनिफिशियल होगी। अगर हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में सर्टिफिकेट है तो उसका ट्रांसलेशन जरूर हिंदी इंग्लिश में करवा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है ना, जो डेट ऑफ इशू है वो नोटिफिकेशन की डेट के पहले होनी चाहिए। दोस्त मतलब ऐसे व्यक्ति जो हाई स्कूल कर रहे थे और 29 मई 2019 से पहले उनका रिजल्ट नहीं निकला तो वैसे वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। मान लो रिजल्ट निकल आया लेकिन मार्कशीट के ऊपर 29 मई 2019 की डेट नहीं पड़ी है, उससे नहीं हो पढ़ पाई है, तो आपको जाकर इंस्टीट्यूशन से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मैंने ये मैट्रिकुलेशन या 10th की जो डिग्री है, सॉरी जो मतलब उसको सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो आपका 29 मई 2019 से पहले का है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं बाद में दिक्कत हो जाएगी। ये उनके लिए जो व्यक्ति उस साल यानी 2019 में हाई स्कूल में थे जिन्होंने पास किया था, उनके लिए, बाकी के लिए कोई दिक्कत वाली समस्या नहीं है, ठीक है। और जो भी सर्टिफिकेट है मैंने आपको बताया स्ट्रिक्टली शुड बी इन डेजिग्नेटेड फॉर्मेट, वो एक निश्चित तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होने चाहिए। अगर नहीं भी होते तो लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। और उसके बाद में रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस सर्टिफिकेट्स एट ए टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपने भर दिया है, मान लीजिए अपने आप को OBC बता दिया, अपने आप को SC बता दिया, अब आपके पास या EWS बता दिया, सर्टिफिकेट नहीं हो, क्या करोगे। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होता तो एट ए टाइम आपसे मांगा जाएगा, आप नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे तो आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके ध्यान रखिएगा, आपको यू विल बी कंसीडर्ड एज ए UR अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका
एक्स-सर्विसमैन हु गॉट अपॉइंटमेंट आफ्टर रजिस्ट्रेशन शुड इन्फो देयर एम्प्लॉयर। एक्स-सर्विसमैन जो रिटायरमेंट के बाद में कहीं पर सिलेक्टेड हो जाते हैं, उनको अपने एम्प्लॉयर को तुरंत इमीडिएट रिटर्न में एप्लीकेशन देनी चाहिए। शायद पहले उन्होंने आपने दे दी होगी, आपको पता होगा, और इंटीमेट आपको करना पड़ता है कि मैंने इस फला फला फॉर्म भरा हुआ है, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं वहाँ पर जाऊँगा या मैं जाने का इच्छुक हूँ। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और उनसे NOC आपको लेके आनी पड़ेगी। इफ़ ए एक्स-सर्विसमैन अप्लाइज बिफोर ज्वाइनिंग एनी सिविल एम्प्लॉयमेंट ही शी कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एज एक्स-सर्विसमैन। इसका मतलब क्या है इस लाइन का? इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। इसका मतलब ये है कि लेट कंसीडर, आज मान लो, मैं एक एग्जांपल मोटा सा देता हूँ आपको, इस चीज़ में थोड़ा हो सकता है टाइम लग जाए। इनके कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए कोई एक्स सर्विसमैन है, उसने फॉर्म भरा है, ठीक है, और उसके बाद में जितने भी, जब तक उसका जिस पर्टिकुलर फॉर्म को भरा है उसमें सिलेक्शन उसका नहीं हो जाता, उसके बाद वो जितने भी जगह पे फॉर्म भरेगा वो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। चलो नेक्स्ट है, नो एडिशनल टाइम फॉर DV विल बी गिवन। मतलब DV के लिए कोई एडिशनल टाइम नहीं दिया जाएगा। अभी तक हर बार ऐसा बोला जाता है लेकिन बाद में बढ़ा देते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों के इस भरोसे में मत रहिएगा, आपको कोई एडिशनल टाइम नहीं मिलेगा। और लास्ट में, अगर आपके पास कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो आपके कई सारे लोगों के डाउट को कंसोलिडेट करके मैं एक वीडियो बना दूंगा, वहाँ पर उसमें आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसको शेयर कर सकते हैं और उसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद दोस्तों।